हेलो अमीगोज, कैसे हो आप लोग। एक मुल्क पाकिस्तान जहां हर 10 साल बाद नए रूलर का चेहरा तो नज़र आता है, लेकिन असली हुक्मरान वही पुराने लोग होते हैं जो यूनिफॉर्म में होते हैं। कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए, कभी किसी इलेक्टेड रूलर ने खुलेआम फ़ौज को चैलेंज नहीं किया। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, मीडिया, हत्ता कि फॉरेन पॉलिसी तक का रिमोट कंट्रोल भी किसी और के हाथ में है। आज हम इसी रियल पावर के पीछे का पूरा खेल समझेंगे। दोस्तों, 1947 में पाकिस्तान बना। आज़ादी का जश्न भी पूरा नहीं हुआ था कि मुल्क के अंदर सियासी इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। प्राइम मिनिस्टर बार बार बदलने लगे, इंस्टीट्यूशन मजबूत होने के बजाय कमज़ोर पड़ने लगे, और इसी पॉलिटिकल वैक्यूम का फ़ायदा उठाया फ़ौज ने। आज भी पाकिस्तान में असली पावर किसके पास है, हुकूमत के पास या फ़ौज के पास? ये सवाल सिर्फ आज का नहीं, 75 सालों का है। 1947 से लेकर 1958 तक सिविलियन गवर्नमेंट्स ने बहुत कोशिश की कि सिस्टम को चलाया जाए, लेकिन 1948 में कायदे आज़म की वफ़ात ने लीडरशिप वैक्यूम पैदा किया। 1951 में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान का कत्ल, फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल चेंजेस जैसे कि 7 प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 11 सालों में, 1947 से लेकर 1958 तक। इसी दौरान ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री जो डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन थे, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। 1953 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा निज़ामुद्दीन को डिसमिस कर दिया, यानी प्राइम मिनिस्टर को उनका सुपीरियर नहीं, एक ब्यूरोक्रेट उसे हटा रहा है। 27 अक्टूबर 1958 को जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। इस वक्त प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्ज़ा थे, लेकिन 20 दिन बाद अयूब खान ने उन्हें भी निकाल दिया और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गया। अयूब खान की पॉलिसीज़ थी बेसिक डेमोक्रेसीज़ का निज़ाम। इकोनॉमिक ग्रोथ बड़े शहरों में देखी गई, लेकिन रूरल एरियाज़ में इनइक्वालिटी थी। प्रेस पर सेंसरशिप लग गई, अपोजिशन पर क्रैकडाउन होने लगी। अयूब खान एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन अथॉरिटेरियन भी। वो अमेरिका का अलाई भी थे। अयूब खान के बाद पावर याहिया खान के पास आई। उनके दौर में 1970 के जनरल इलेक्शंस हुए, अवामी लीग जीत गई, लेकिन उनको पावर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। रिजल्ट, ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर और फिर 1971 में बांग्लादेश का फाउंडेशन। याहिया खान की लीडरशिप कमज़ोर दिखती थी मुश्किल हालात में। वो पॉलिटिकली नाइव थे। 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरकार गिरा दी। ये एक और मार्शल लॉ था। ज़िया ने इस्लामिक लॉ को इन्फोर्स किया। हुदूद ऑर्डिनेंस, फेडरल शरीयत कोर्ट का क़याम, मदरसा नेटवर्क का बढ़ाना। ज़ियाउल हक के दौर में सोवियत अफ़गान जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बना। अमेरिका से एड मिली, लेकिन अफ़गान जिहाद का कल्चर बढ़ गया। ज़ियाउल हक का कैरेक्टर एकदम मजहबी, कैलकुलेटिव और स्ट्रेटेजिक था। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। ज़ियाउल हक के मौत के बाद 1988 से 1999 तक सिविलियन गवर्नमेंट्स आई। बेनज़ीर भुट्टो 1988 से 1990 तक, और फिर 1993 से 1996 तक। नवाज शरीफ 1990 से 1993 तक, और फिर 1997 से 1999 तक। लेकिन फ़ौज ने हमेशा बैकग्राउंड में कंट्रोल रखा। आईएसआई का सियासी पार्टीज़ पर इन्फ्लुएंस रहा। प्रेसिडेंट का आर्टिकल 58(2)(b के ज़रिए गवर्नमेंट्स को डिसमिस करना। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गिराई। मुशर्रफ की पॉलिसीज़ थी इनलाइटन मॉडरेशन, मीडिया लिबरलाइजेशन, जियो, ARY वगैरह का आगाज़। यूएस का वार ऑन टेरर में एक अलाई बना, लेकिन 2007 में इमरजेंसी लगाई, जुडिशरी और मीडिया क्रैकडाउन भी की। परवेज़ मुशर्रफ का कैरेक्टर एक लिबरल इमेज का था, लेकिन अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स के साथ, टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस स्टाइल का। 2008 के बाद ऑफिशियली मार्शल लॉ तो नहीं लगी, लेकिन मिलिट्री का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में इन्फ्लुएंस कम नहीं हुआ। सिविलियन हुकूमत नज़र आई, लेकिन पावर डायनामिक्स वही पुराने रहे। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की गवर्नेंस को भी हर मोड़ पर मिलिट्री ने चेक में रखा।
2011 में मेमोगेट स्कैंडल सामने आया, जिसमें एलिगेशन था कि सिविलियन लीडरशिप ने सीक्रेटली यूएसएस से मदद मांगी मिलिट्री को कंटेन करने के लिए। 2016 में डॉन लीक्स का स्कैंडल फिर सिविलियन मिलिट्री टेंशन को सामने लाया। यहाँ ये साबित करता है कि सिविलियन गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नेशनल सिक्योरिटी या फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन नहीं ले सकती। जब इमरान खान 2018 में पावर में आए तो उसे सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहा गया, जिसका मतलब था कि फौज ने उसे बैकडोर सपोर्ट की। जनरल कमर जावेद बाजवा के दौर में हाइब्रिड रिजीम का कॉन्सेप्ट सामने आया, जिसमें मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट का एक मिला जुला सिस्टम बनाया गया। इमरान खान की हुकूमत को जब फौज ने सपोर्ट छोड़ दी तो वो भी गिर गई। यहाँ ये बात साबित होती है कि सिविलियन लीडरशिप का डिपेंडेंसी मिलिट्री सपोर्ट पर है। पाकिस्तान की फ़ौज सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है, वो एक इकोनॉमिक जायंट भी है। फौजी फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, शाहीन फाउंडेशन और अस्करी ग्रुप जैसे इंस्टीट्यूशंस फौज के इकोनॉमिक इंटरेस्ट का हिस्सा हैं। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ ने रियल एस्टेट सेक्टर में फ़ौज का बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया है। आयशा सिद्दीकी की किताब मिलिट्री INC के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी का कमर्शियल एम्पायर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, जो डायरेक्ट सिविलियन इकोनॉमी से कम्पीट करता है। मिलिट्री ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद लुक्रेटिव पोजीशन मिलती है, जैसे कि कॉर्पोरेट बोर्ड्स, फॉरेन पोस्टिंग्स और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप स्लॉट्स। ये इन्फ्लुएंस सिर्फ पैसे तक नहीं बल्कि पॉलिसी मेकिंग तक एक्सटेंड होता है। जब फौज खुद एक कोऑपरेटिव एंटिटी बन जाए तो उसका मुल्क के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझा जाता है। ये जो करप्ट टोला है ये अवाम से डरता है, ये इलेक्शन से भागता है। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि इस मुल्क के ऊपर अपना कब्जा। 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट जब नॉन कॉन्फिडेंस वोट से गिराई गई तो उन्होंने खुलकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू किया। ये एक नया मोड़ था जहां पहली बार एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ओपनली फौज के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। इसके जवाब में उनके सपोर्टर्स पर क्रैकडाउन हुई और 9 मई 2023 के राइट्स के बाद उनकी पार्टी के कई लीडर्स या तो जेल गए या फिर पॉलिटिक्स से दूर हो गए। शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने फ़ौज के साथ कोऑर्डिनेशन बरकरार रखी, लेकिन आवामी इंप्रेशन ये है कि असली डिसीजन अब भी GHQ में होते हैं। जुडिशरी और इलेक्शन कैंपेन पर भी मिलिट्री इन्फ्लुएंस का परसेप्शन बना रहता है। सोशल मीडिया ने कुछ रेजिस्टेंस और अवेयरनेस पैदा की है, लेकिन ट्रेडिशनल मीडिया अब भी हेविली मॉनिटर्ड है। ये सिचुएशन इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में अब भी डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी दूर है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप यूनाइटेड हो जाए, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, अगर आवाम इन्फॉर्म्ड हो, तो मुमकिन है कि मिलिट्री का रोल सिर्फ डिफेंस तक लिमिटेड हो जाए। लेकिन अगर सियासी इंस्टेबिलिटी ऐसी चलती रही, करप्शन और इनकॉम्पिटेंस चलते रहे, तो मिलिट्री का साया हमेशा सियासत पर रहेगा। पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री ये साबित करती है कि जहां इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हों वहाँ मिलिट्री नेचुरल पावर ले लेती है। मगर वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के लोग और लीडरशिप दोनों समझें कि असली तरक्की तभी मुमकिन है जब हुकूमत सिविल हो और फौज सिर्फ मुल्क का दिफा करे। दोस्तों, आपके मुताबिक पाकिस्तान में सिविलियन लीडरशिप या फौजी लीडरशिप की ज़्यादा ज़रूरत है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें।